अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनी क्लासरूम। आज के क्लास में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है CS 201 का। सो लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोगों ने किस तरह से C++ का प्रोग्राम लिखा जाता है और उसके अंदर वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और उसके कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं और ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। तो ये तमाम चीज़ें विद प्रैक्टिकल होंगी, तो शायद हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाए, लेकिन पूरा देखेंगे तो ऑब्वियसली आपका ही फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट सेटअप किस तरह करना है C प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है डेफ C++। तो उसको आपको डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड किस तरह से उसको करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने सिंपली अपने ब्राउज़र में क्यूरी सर्च करनी है डेफ C++ डाउनलोड। तो आपके पास इस तरह का पेज शो हो जाएगा। इसमें किसी भी लिंक पे क्लिक कर दें, मैं पहले लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको एक वेबसाइट ओपन होती नज़र आएगी जिसके अंदर यहाँ पर आप लोगों को डेफ C++ का सेटअप जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर बस आप लोगों ने क्लिक करना है और ये डाउनलोड जो है वो हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपने उस फाइल में जाना है, डाउनलोड के फोल्डर में होगी ये फाइल, वहाँ पर जाकर इसको डबल क्लिक करना है और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जिस तरह करते हैं ना, सॉफ्टवेयर आप लोगों ने ऑब्वियसली इंस्टॉल किए होंगे। तो अगर नहीं किए, कोई मसला आता है तो कमेंट कर देना, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगा। मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाय द वे, मेरे इसी चैनल पर डेफ C++ को इंस्टॉल करने की भी वीडियो मौजूद है। वो आपको 10th क्लास के प्लेलिस्ट होगी कंप्यूटर साइंस की, उसके अंदर मैंने ये ना कंप्लीट इंस्टॉल करके भी दिखाया है। तो वो शुरू की वीडियोस होंगी, इंस्टॉलिंग IDE के नाम से होगी आई थिंक। उस प्लेलिस्ट में अगर किसी को मसला आता है तो उस प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक दूसरा IDE है VS कोड के नाम से। तो अगर कोई बच्चा VS कोड के अंदर C++ का कोड रन करना चाहता है तो उसकी भी वीडियो इंस्टॉल करने की और किस तरह से उसको सेटअप किया जाता है कंप्लीट, वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक चलो दे दूंगा उन दोनों वीडियोस का, और आपको चैनल पे भी मिल जाएगी VS कोड की। ठीक है, तो ये दोनों IDE आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये चॉइस आपके ऊपर है। मैं डेफ C++ को इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये इसको सेटअप करना आसान है, मतलब कोई इसके अंदर वैसी प्रॉब्लम नहीं आती जैसे VS कोड के अंदर आती है। क्योंकि आप लोग नए बच्चे हो तो फिर आपको परेशानी हो जाती है ना बाज़ औक़ात, तो वो फिर सॉल्व नहीं हो पाती। तो ये आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। बेशक मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली इसी वेबसाइट से आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद सॉफ्टवेयर आपने उसको क्या करना है, रन करना है। तो रन किस तरह से किया जाता है डेफ C++ को, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे आइकन शो हो रहा होगा डेफ C++ का, तो आपने उसको सिंपली डबल क्लिक करना है तो वो ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ किस तरह से होता है। तो जैसे ही आप लोग डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये सॉफ्टवेयर ओपन होके आ जाएगा डेफ C++ का। ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लैंक है, कुछ मैं लिख नहीं पा रहा। तो लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर फाइल के ऑप्शन में जाना होगा। उसके बाद ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है न्यू, और उसके आगे देखें सोर्स फाइल, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन होके आ जाएगी फाइल। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इसी IDE के कुछ पार्ट बताए थे कि जब हम लोग सेटअप करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो जो टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर वगैरह याद होगा आपको। तो ये जो ब्लू लाइन वाला यहाँ पर जहाँ पर मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, ये होता है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर। क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर। और कंपाइलर क्या होता है और डिबगर क्या होता है, ये नीचे अगर आप देखें तो कंपाइलर लॉग और डिबगर लॉग आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो होता है ये कंपाइलर होता है, ये वाला, और ये होता है डिबगर। बाकी लिंकर और लोडर जो है वो ऑब्वियसली यहाँ नज़र नहीं आ सकते क्योंकि वो अंदर मेमोरी का हिस्सा होते हैं, तो वहाँ इंटीग्रेशन वगैरह होते हैं, तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। बाकी जो पार्ट हैं वो मैंने आपको दिखा दिए। अब इसके अंदर हम लोगों ने लिखना होता है बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले। तो बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ C++ का लिखने लगा हूँ, तो अगर किसी को समझ ना आए तो कोई मसला नहीं, अभी के लिए फिर आप लोग बस ऐसे ज़रा देखें, इसको याद करें और इस तरह इसको समझें कि ये जो लाइनें मैं लिख रहा हूँ ना, 5-6 लाइनें होंगी, ये आपका कोई भी C++ का कोड होगा तो उसमें आपको लिखना ही लिखना होंगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास किसी भी C++ के प्रोग्राम को लिखने के लिए ये लाइनें पहले लिखनी होती है, ये 6 लाइनें। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें जो पहली लाइन आपको नज़र आ रही है हैश इंक्लूड, ये होती है हमारे पास हेडर फाइल। क्या होती है? हेडर फाइल। IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को बोला जाता है, जिसकी मदद से हम लोग C आउट और C इन जैसे फंक्शन को है वो यूज़ कर सकते हैं। और C आउट और C इन के फंक्शन क्या काम करते हैं, ये हमारे पास सिंपल जो है आउटपुट और इनपुट के जो हमारे पास फंक्शन होते हैं उनको शो करा देते हैं, तो ये इनका काम होता है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ये वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसके अंदर ये C आउट और C इन के फंक्शन जो है वो डिफाइन होते हैं। उसके बाद ये जो मेन आपको नज़र आ रहा है इंट मेन, ये वो फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग अपना कोड लिखते हैं। लास्ट में ये C आउट का फंक्शन आउटपुट कराएगा, और ये जो रिटर्न 0 है ये दर्शाता है
कि आपका जो कोड है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो रहा है या कोई लाइनें मिस तो नहीं हो रही, तो इसकी एक ऐसे समझ लेबल होता है ये। अब अगर आप लोगों ने अपने हैंड्सआउट्स को ओपन करें और वहाँ पर अगर आप देखें तो आपको IOStream के साथ .h लगा हुआ मिलेगा और मेन के साथ int लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, वहाँ पर चेंज क्यों है और यहाँ पर ये चेंज क्यों है? तो असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपाइलर टू कंपाइलर जो है वो वेरी करती हैं। तो मेरा जो कंपाइलर है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पर वो चीज़ें लिखी। बट जो पुराने कंपाइलर हैं या कुछ और आप लोग यूज़ करेंगे कोई नया कंपाइलर, तो वहाँ देखेंगे वहाँ चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को ट्राई एंड एरर से आएंगी। आप लोग इसको देखेंगे कि किस तरह से आपका .h लगाने से रन कर रहा है या .h नहीं लगाने से रन कर रहा है, तो ये वो टोटली डिपेंड करता है। अब सिंपली अब मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है, तो रन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ ऊपर F11 का बटन होगा कंपाइलर रन के नाम से, इस पर क्लिक करना होगा। तो ये मुझसे पूछेगा कि आप सबसे पहले फ़ाइल को है वो सेव कर लें, तो मैं टेस्ट नाम दे के फ़ाइल को है वो सेव कर रहा हूँ और ये ऑटोमेटिकली रन जो है वो हो जाएगा। नीचे देखें कंपाइल हुआ सबसे पहले और उसके बाद मुझे यहाँ पर ये ब्लैक स्क्रीन पर आउटपुट लिखा हुआ मिल गया, हेलो वर्ल्ड। ओके, तो इस तरह से आप लोग अपना प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोगों ने अपना पहला C++ का प्रोग्राम देख लिया। अब वेरिएबल, डेटा टाइप और इन तमाम चीज़ों को समझते हैं। तो वेरिएबल समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो, आपके प्रोग्राम में कुछ डेटा होगा, ठीक है ना। प्रोग्राम का मकसद यही है ना, किसी डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, उस पर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। तो अब वो जो डेटा है वो आपको किसी न किसी जगह स्टोर भी तो कराना होगा। कहाँ पे स्टोर कराएंगे? सर मेमोरी में स्टोर कराएंगे। तो मेमोरी में स्टोर किस तरह करवाएंगे? उसी चीज़ को करवाने के लिए यूज़ होते हैं वेरिएबल। जस्ट लाइक आपके घरों में एक एनालॉजी दे रहा हूँ, ठीक है, पसंद ना आए तो इग्नोर करना। जैसे आप लोगों के घरों में पानी स्टोर करने के लिए टैंकियाँ होती है ऊपर छत पे, तो उसका काम क्या होता है? टैंकी का पानी को स्टोर कराना। अगर टैंकी ना हुई तो पानी कहाँ स्टोर होगा? पानी तो है ज़मीन में, लेकिन वो स्टोर नहीं है हमारे पास ना, ठीक है। हमें हर दफ़ा मोटर चलानी पड़ेगी और फिर पानी आएगा, तो इस तरह से। तो वेरिएबल भी वैसा काम करता है कि एक कंटेनर है जिसके अंदर आप लोग अपना डेटा स्टोर करा सकते हो। जैसे टैंकी के अंदर आप लोग पानी स्टोर करा के रख लेते हो कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहीं से ले लेंगे, बजाय इसके कि नई नई मोटर चलाएं। तो इसी तरह से वेरिएबल के अंदर क्या करते हैं, हम डेटा को स्टोर करा के रख देते हैं ताकि बाद में जब हमें यूज़ करना हो तो हम उसी वेरिएबल को एक्सेस कर सकें, राइट। इससे क्या होता है, काम फास्ट हो जाता है। तो वेरिएबल आर द कंटेनर दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। अब वेरिएबल किस तरह से बनाया जाता है? वेरिएबल बनाने के लिए ये तीन चीज़ें जो मैंने नीचे लिखी हुई हैं, नेम, टाइप और वैल्यू, ये चीज़ें लगती हैं वेरिएबल को बनाने के लिए। इसमें से जो पहली दो वैल्यूज हैं, नेम और टाइप, ये कंपलसरी होती हैं और जो वैल्यू है वो ऑप्शनल होती है। यानी कि नेम और टाइप तो आपको हर दफ़ा देनी ही देनी होगी, आप वैल्यू आपकी मर्ज़ी आप दें या ना दें वेरिएबल को। अच्छा, उसने यहाँ मिड में एक लाइन लिखी हुई है, द वेरिएबल नेम इन C++ में बी स्टार्टेड विद अ करैक्टर और एन अंडरस्कोर। कहते हैं कि जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे C++ में या C लैंग्वेज में, तो आपको उसको किसी करैक्टर से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसका नाम जो है वो किसी करैक्टर से स्टार्ट करना पड़ेगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट करना पड़ेगा। वजह इसकी क्या है कि आप अपने वेरिएबल को कोई नंबर वाला नाम असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ। चलते हैं डेफ C++ में। तो यहाँ पर आने के बाद सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए जो सी आउट वाली स्टेटमेंट है इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपको वेरिएबल बनाने का तरीका। तो वेरिएबल हमारे पास दो तरह से बनते हैं, एक होता है डिक्लेरेशन और एक होता है हमारे पास इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ये दोनों होती हैं चीज़ें वेरिएबल बनाने की। अब डिक्लेरेशन में क्या फ़र्क होता है और इनिशियलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है? देखो, डिक्लेरेशन में जो है हम लोग डेटा टाइप देते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम देते हैं और एक सेमीकोलन लगाते हैं। जबकि जो इनिशियलाइजेशन होता है उसमें हम लोग ऐसा नहीं करते, उसमें हम लोग डेटा टाइप तो देते ही देते हैं और उसके बाद हम लोग वेरिएबल का नाम देंगे। डेटा टाइप आ गई, वेरिएबल का नाम आ गया और वेरिएबल के नाम के बाद हम लोग एक इक्वल टू लगा के उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर कराते हैं। तो ये होती है डिक्लेरेशन, ये होती है इनिशियलाइजेशन। बाय द वे, ये जो मैंने ब्लू लाइन में आपको लाइनें नज़र आ रही है, ये कमेंट्स हैं। कमेंट्स वो स्टेटमेंट होती है जो आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। तो ये ऐसे समझ लें, हम लोग जैसे की नोट्स बनाते हैं ना थोड़े थोड़े के, ये जो नीचे चीज़ लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, तो ये उसी चीज़ को करने के लिए काम आते हैं। ये हमारे कोड में एग्जीक्यूट नहीं होते। कमेंट लिखने के लिए आप लोगों को ऐसे दो डबल स्लैश लगानी होती है, तो उसके आगे जो भी लिखा होता है वो कमेंट कंसीडर किया जाता है, C लैंग्वेज में भी C++ में भी। अब सबसे पहले मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना आपको दिखा देता हूँ। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स सबसे पहले डेटा टाइप देनी होती है। डेटा टाइप में यहाँ इंट दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता डेटा टाइप क्या है, इसी के आगे टॉपिक आ रहा है, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। अभी के लिए ये समझे। डेटा टाइप के बाद मैंने स्पेस दे के ए लिखा। ए क्या है? मेरे पास वेरिएबल का नाम है। उसके बाद एक सेमीकोलन लगाया जो कि हमारी
स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है C++ में, ठीक है। ये होता है डिक्लेरेशन। उसके बाद इनिशियलाइजेशन क्या होती है? फिर इनिशियलाइजेशन ये होती है कि आपने वेरिएबल बनाया, मान लो इस दफ़ा मैं वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ बी देने के बाद मैंने इक्वल टू लगाया और उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर करा दी, इसको बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। तो अब ये करने से होगा क्या, अगर मैं इसको प्रोग्राम को रन भी कर दूं, मुझे स्क्रीन पे कुछ नहीं प्रिंट होके मिलेगा, देखो खाली स्क्रीन मेरे पास प्रिंट होके आ रही है। तो ये करने से हुआ क्या, मेरे पास जो मेमोरी है ना, मेरे रैम लगी हुई है कंप्यूटर में, उसके अंदर ये 2 A और B नाम से वेरिएबल जो है वो बन गए, यानी कि A और B नाम से 2 टैंकियाँ बन गई जिसके अंदर हम लोग पानी स्टोर करा सकते हैं, ऐसे समझ लो, राइट। आप समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये था वेरिएबल को हम लोगों ने डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन किस तरह करना है। अब यहाँ पर जो मिड वाली लाइन थी जिसके अंदर उसने बनाया कि आप अपने वेरिएबल को करैक्टर या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये करने के लिए सिंपल मैं करता हूँ, अगर मैं इस A की जगह मान लो 1 2 3 लिख देता हूँ, ठीक है। इसी तरह इस B की जगह मान लो मैं 5 8 लिख देता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, देखना मुझे यहाँ नीचे एरर मिल रहा है, देखो लाल लाइन आ गई है। वो क्या कह रहा है, कहता है कि आप इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को बस हम लोगों ने सुधार देना, दोबारा से इसको A कर दूंगा और इसको दोबारा से मैं B कर दूंगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर दे दूँ, अंडरस्कोर A लिख दूँ, अंडरस्कोर B लिख दूँ, अब भी अगर इसको मैं रन करूँ तो मेरे पास ये रन हो जाएगा, ठीक है। देखो रन हो रहा है, कोई एरर नहीं आया। तो पता चला कि हम लोग अंडरस्कोर से भी वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं, बट नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, तो वेरिएबल के बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग डेटा टाइप्स की तरफ। कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं? देखो डेटा टाइप्स हमारे पास ये स्पेसिफाई करती हैं कि आपका जो वेरिएबल बनने जा रहा है उसकी टाइप क्या है, यानी कि उसके अंदर आप किस तरह का सामान स्टोर कराने वाले हो, किस तरह का डेटा स्टोर कराने वाले हो। अब इसको आप लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हो डेटा टाइप को, कि जैसे हर चीज़, हर सामान को रखने के लिए अलग अलग बर्तन मौजूद होता है, ठीक है। जैसे पानी को स्टोर कराने के लिए आप बोतलें रखते हो, ठीक है, वाटर बॉटल्स होती हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जैसे मुरब्बा जात हो गए, जैम वगैरह, और इसी तरह कोई अचार वगैरह होता है, इनको स्टोर कराने के लिए आप लोग बर्नियाँ इस्तेमाल करते हो। तो क्या मैं उस बर्नी में पानी अगर स्टोर करा के रख दूँ, क्या वो मैं सही कर रहा हूँ? आप कहोगे सर जी स्टोर तो हो जाएगा, मैं तो कभी नहीं कह रहा कि स्टोर नहीं होगा, बट क्या वो उस काम के लिए बना है? वो जो बर्नी है या जो अचार का मर्तबान है, उसको क्या वो उस काम के लिए बना है? क्या उसमें आप लोगों ने पानी स्टोर कराना है? नहीं, आप लोगों को उसके अंदर मुरब्बा स्टोर कराना है या अचार स्टोर करा के रखना है, तो वो उस चीज़ के लिए बना है। तो जो बर्तन जिस काम के लिए बना है उसके अंदर वही मटेरियल आप लोगों को ऐड करना होता है। तो आप लोग और मटेरियल भी ऐड कर सकते हो, बट वो उसको करने का फॉर्मल तरीका नहीं है। तो आप लोग और मटेरियल भी ऐड कर सकते हो, बट वो उसको करने का फॉर्मल तरीका नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह डेटा टाइप्स भी काम करती हैं। आपका डेटा जो है वो नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, करैक्टर की फॉर्म में भी हो सकता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, पॉइंट वाले नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इन तमाम नंबरों को, इन तमाम डेटा को स्टोर कराने के लिए मुख्तलिफ डेटा टाइप्स जो है वो यूज़ होती हैं। तो वो कौन कौन सी डेटा टाइप है वो मैंने यहाँ लिस्ट बना रखी है। इंटीजर है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, कैर है। इंटीजर हमारे पास इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराती है। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती हैं? जो बगैर पॉइंट के लिखी जाती है, चाहे वो प्लस में है, चाहे वो माइनस है, चाहे वो ज़ीरो है, बट उसमें पॉइंट नहीं आना चाहिए। मतलब कि 1.5 हो गया, 2.36 हो, इस तरह के पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। मुकम्मल राउंड ऑफ वैल्यूज़ हैं वहीं स्टोर होंगी इंटीजर में। इसी तरह शॉर्ट और लॉन्ग भी इंटीजर की तरह काम करती हैं, इसके डिफरेंट है। आप लोगों का ये टास्क है कि आप लोगों ने शॉर्ट और लॉन्ग के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और इसकी मुझे रेंज और शॉर्ट और लॉन्ग में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है मुझे कमेंट में बताना है। और ये मुझे आप लोगों ने लाजमी बताना है, ये नहीं कि देख के आप लोगों ने वीडियो भाग जानी है। नीचे कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि शॉर्ट और लॉन्ग में फ़र्क क्या है। डेटा टाइप के बारे में जाएं, इंटरनेट पे सर्च करें और नीचे कमेंट करें, ठीक है। तो जो सही कमेंट करेगा उसको तो मैं एक पिन भी कर दूंगा कमेंट, और उसको एक दिल भी दूंगा। उसके बाद आ जाएं फ्लोट और करैक्टर पे। फ्लोट डेटा टाइप हमारे पास पॉइंट वाले डेटा टाइप को स्टोर कराती है। जो अभी हमने देखा ना, इंटीजर जो है वो पॉइंट वाले डेटा को स्टोर नहीं कराती थी, तो उसको, अब हमारा डेटा तो पॉइंट वाला हो सकता है ना, तो उसको किस तरह स्टोर कराएंगे? तो उसको स्टोर कराने के लिए फ्लोट है पड़ा। इसी तरह करैक्टर है, एक डेटा टाइप है, CHAR लास्ट में नज़र आ रहा होगा आपको। ये क्या करता है कि जब हम लोगों ने सिंगल करैक्टर इनपुट कराना हो या सिंगल करैक्टर स्टोर कराना हो, तो तब हम ये डेटा टाइप यूज़ करते हैं। अब इन तमाम का डीमो मैं आपको दिखा रहा हूँ। शॉर्ट और लॉन्ग करने दिखाऊंगा, वो आपका टास्क है। इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर का मैं आपको डीमो दिखाने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पर दोबारा से आ गया हूँ और इस चीज़ को मैं अब रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, और आपको यहाँ पर 3 वेरिएबल बना के दिखा रहा हूँ। एक का नाम मैं रख रहा हूँ A, जिसके अंदर वैल्यू दे रहा हूँ मैं
10 और उसकी अगर डाटा टाइप आप गौर करें तो उसका मैंने डाटा टाइप रखी है इंट। मैं आपको फ्लोट का डाटा टाइप बता देता हूँ। फ्लोट बी नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। मान लो इसके अंदर मैं पॉइंट वाली वैल्यू दे सकता हूँ, 14.2 दे दी वैल्यू। इसके बाद करेक्टर डाटा टाइप है। करेक्टर डाटा टाइप के अंदर मान लो किस तरह का डाटा आता है, इस तरह से सिंगल कोट लगाएंगे और उसके अंदर आप लोग कोई भी जो है वो करेक्टर जो है वो लिख सकते हैं। अब ये जो करेक्टर है क्यू मैंने लिखा है, यहाँ पर आप नंबर भी लिख सकते हैं, स्पेशल करेक्टर भी लिख सकते हैं और इस तरह से अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको मैं रन कराऊँ तो देखना मेरे पास प्रिंट तो कुछ नहीं होगा अभी फ़िलहाल, लेकिन ये रन हो जाएगा बगैर किसी एरर के। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अब जो मैं करने वाला हूँ वो आपको समझ आ सके। अब देखो मैं इंटीजर के अंदर एक फ्लोटिंग पॉइंट वाला जो है वो डेटा जो है वो स्टोर कराने लगा हूँ। तो अब अगर इसको मैं कंपाइल कराऊँ तो देखना मेरे पास होगा क्या, ये कंपाइल तो हो जाएगा, बट ये जो डेटा है ना ये 10.1 जाकर नहीं स्टोर होगा, ये 10 स्टोर होगा। इस बात को किस तरह से मैं आपको यकीन दिलाऊं, चलो मैं आपको इसको ना सी आउट करके दिखा देता हूं। तो सी आउट मैं करूंगा ए और उसके बाद मान लो मैं थोड़ा सा ऐसे स्पेस दे रहा हूं और उसके बाद मैं बी को प्रिंट करा रहा हूं और उसके बाद फिर से थोड़ा सा स्पेस और उसके बाद मैं सी को प्रिंट करा रहा हूँ। ये सिंटैक्स क्या होता है, ये देखो सी आउट लगाते हो जो कि आउटपुट करने का काम आता है। ए लिखा मैंने तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी, बी लिखा तो बी की वैल्यू, सी लिखा तो सी की वैल्यू। और ये बीच में आपको स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है, ये होगा क्या कि मेरे पास आउटपुट में है जो थोड़ा थोड़ा गैप से ये वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट होगी। देख रहे हो ऐसे थोड़े थोड़े गैप से वैल्यू जो है प्रिंट हो रही है। अब देखो 10 प्रिंट हुआ, 14.2 और क्यू प्रिंट हुआ यहाँ पर, जबकि देखो मैंने इंटीजर में 10.1 लिखा था बट यहाँ मेरे पास 10 प्रिंट हुआ। क्यों हुआ, क्यों? उसने पॉइंट के बाद वाली रकम कहाँ गई, वो उसने छोड़ दी क्योंकि हमारी डेटा टाइप जो थी वो एक इंटीजर थी। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था। बाकी ये फ्लोट हो गया। उसके बाद करेक्टर में आप लोग इसको कुछ भी दे सकते हो। मान लो मैं ऐसे इसको यहाँ पर @ भी लिख सकता हूँ तो देखना मेरे पास ये @ लिखा हुआ आ जाएगा। देखो 10, 14.2 और उसके बाद @ तो आप इसके अंदर सिंबल भी दे सकते हो, नंबर भी दे सकते हो, कुछ भी डेटा आप देख सकते हो, लेकिन वो एक दे सकते हो। मान लो कि मैं यहाँ पर @25 लिख देता हूँ। अब अगर इसको मैं सेव करके रन करूँगा तो देखना ये मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर 10 आया, 14.2 आया और उसके बाद मेरे पास 5 प्रिंट हुआ आया। उसके पहले दो करैक्टर कहाँ गए, तो वो पहले दो करैक्टर को नहीं लेगा, वो सिर्फ सिंगल करैक्टर को इनपुट लेगा। ठीक है, तो ये करैक्टर में ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो आई होप आप लोगों को डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन की तरफ। अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है कि आप दो वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा है उसके ऊपर कौन कौन से टास्क परफॉर्म करा सकते हो। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मॉडुलस जो है ये 4-5 किस्म के हमारे पास ऑपरेटर हैं जिनको अरिथमेटिक ऑपरेटर बोला जाता है। ये तमाम चीज़ें हम लोग इस पर ऑपरेट करा सकते हैं। एडिशन मीन दो वेरिएबल का डेटा को जमा करना, सब्ट्रैक्शन समझ आ रहा है ना सबको। डिवीजन और मॉडुलस का शायद बच्चों को ना पता हो, डिवीजन का तो पता होगा, ओके, मॉडुलस का नहीं पता होगा। तो मॉडुलस का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दरअसल होता क्या है, मैं यहाँ पर एपिक पेन को मैंने ओपन किया है यहाँ पर, और एपिक पेन जो है वो मेरे पास ओपन होके यहाँ पर आ गए ताकि हम लोग अपना अच्छे से समझ पाएँ इसको। तो डिवीजन और मॉडुलस ये दोनों ना एक ही काम करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो, मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 12। क्या नंबर है? 12 को मान लो मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 2 से। ठीक है, तो मैं किस तरह से डिवाइड करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 और यहाँ लिखूँगा मैं 12, ऐसा है नहीं है, और उसके बाद 2 6 12 और उसके बाद यहाँ रिमाइंडर जो बच जाएगा वो बच जाएगा 0। अब जब मैं डिवाइड करूँगा 12 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि मैं कुछ ऐसे लिखूँगा 12 डिवाइडेड बाई 2, तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा आपको पता होगा। ये जो ऊपर होता है कोशेंट, ये मुझे आंसर मिलता है, मतलब कि मुझे 6 आंसर मिलेगा, ऐसा है नहीं है। बट अगर मैं मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करूँगा, मॉडुलस ऑपरेटर बाय द वे ऐसे परसेंटेज वाले साइन को बोला जाता है, तो अगर मैं लिखूँ 12%2 तो इसका मुझे जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो जवाब में आपको रिमाइंडर देता है, तो ये रिमाइंडर होता है और ये जो है वो कोशेंट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसको मैं क्लियर करा रहा हूँ, अभी मैं इसको आपको हल करके भी दिखाता हूँ। ओके, तो मैं फिर से आ चुका हूँ अपनी फाइल में, और तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने 12 वैल्यू स्टोर करा दी, और एक मैंने वेरिएबल लिया b जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा दी मान लो 2। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करना चाहूँ तो मैं सिंपली क्या लिखूँगा, cout a + b। cout a + b करने से क्या होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड होके आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 14 आ गया प्रिंट होके, 12 + 2 = 14। इसी तरह अगर मैं सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो दोनों में से माइनस होकर मेरे पास 10 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 12 दूना 24 आके प्रिंट हो जाएगा। तो वो आप लोगों ने खुद करना, ठीक है, सिर्फ सिंबल ही चेंज करना है। मैं आपको अब सिखा रहा हूँ कि डिवाइड और मॉडुलस। तो डिवाइड
का मैंने सिंबल यहाँ पर चेंज करके इसको रन किया तो देखना मेरे पास क्या जवाब आता है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में है मेरे पास 6 आ रहा है। तो जो मैंने अभी आपको दिखाया भी सही कि जो डिवाइड है वो क्वोशंट आपको रिटर्न करता है। बट अगर इसको मैं यहाँ चेंज करके परसेंटेज कर दूँ, जो कि एक मेरे पास मॉडुलस ऑपरेटर है, आप इसको मैं अगर रन करूँ तो मेरे पास देखना यहाँ पर जवाब जो है वो 0 आ रहा है। तो 0 किस तरह है वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो है हमारे पास रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो ये दोनों डिफरेंस है इन दोनों का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस में। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक्चुअली में होता क्या है कि आपकी जो इक्वेशंस होती है, इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है बाय द वे बाज़ों का। तो ये टेबल आप लोगों को याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, कि C++ में किस तरह से ऑपरेटर को सॉल्व किया जाता है। आपको याद हो छोटी क्लासों में जब हम लोग मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हमें एक बोर्ड मास रूल पढ़ाया जाता था कि ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, और इस तरह से ना होता था ना, ताकि अगर बड़ी इक्वेशन आ गई तो उसके अंदर कौन सी चीज़ पहले सॉल्व करनी है वो हमें पता होता था। तो बिल्कुल सेम इसी तरह ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। ये मैंने जावा का कॉपी किया हुआ है, तो ये हर जगह सेम ही रहता है बाय द वे। तो ये परेशान नहीं होना कि हम तो C++ पढ़ रहे हैं और यहाँ पर सर ने जावा की फ़ोटो लगा रखी है। तो कोई नहीं, मैंने गूगल से कॉपी की है, तो इतना तो चलता ही है ना। तो इसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास, नोट हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, और ये जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं ये हमारे पास सबसे पहले सॉल्व होते हैं। यानी कि मेरे पास 10 + 10 लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास, उसके बाद हमारे पास सॉल्व होते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ये सॉल्व होते हैं इनमें से आगे। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर होते हैं, ये सॉल्व होते हैं। बाय द वे ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ये कोई और है, ये वाला कोई और है। ये जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है 2 नंबर के दरमियान, वो ये तीसरे नंबर वाला है। बट कि जो ऊपर वाला है उसने देखा ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूनरी ऑपरेटर। तो ये होता है जैसे हम लोग लिखते हैं ना रकम -3, तो वो इसका क्या मतलब होता है कि वो -3 एक वैल्यू है ना नेगेटिव, तो ये वो वाली वैल्यूज़ है, ठीक है। जबकि जो ये वाली होती है ना 3rd नंबर पे 10 + 10, ये बीच वाला होता है। ओके, समझ रहे होगे यार जो मैं कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझ रहे तो बता दिया करो कमेंट में, कोई नहीं। उसके बाद हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ये इक्वल टू ऑपरेटर है। ये बारी बारी हम इसी कोर्स में भी पढ़ेंगे, तो अगर कोई नहीं समझ आ रहा, बहरहाल इस टेबल को आप लोगों ने याद कर लेना है कि किस तरह से ऑपरेटर प्रेसिडेंस वर्क करती है। अभी ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी हुई है 10 + 10 × 5। तो इसके अंदर कैसे आप इसको सॉल्व करोगे? क्या पहले आप 10 + 10 करोगे फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ? नहीं, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे प्रेसिडेंस में पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा 10 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 × 5 = 50। उसके बाद देखो आगे ऑब्वियसली प्लस रह गया, तो 50 + 10 तो 60 इसका जो है वो आंसर होगा। तो इस तरह का ऐसे कोई इक्वेशन आपको दे सकते हो जो आपने सॉल्व करनी होगी। तो आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और कर दिया करो यार। इससे क्या होता है कि आपके लाइक करने से, कमेंट करने से या सब्सक्राइब करने से जो वीडियो है यूट्यूब पर बूस्ट होती है, जिससे हमारी वीडियो मुख्तलिफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। तो ये जब हम आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे के पढ़ा रहे हैं तो ये आपका भी अब थोड़ा सा राइट बनता है कि आप इतना तो कर ही सकते हैं ना, कोई इसके चार्जेस तो नहीं होते ना, फ्री है। तो आप एक लाइक कर दिया करो, कुछ नहीं जाता। कमेंट में भी कुछ भी लिख दिया करो अपने मोहब्बत से, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर नहीं किया हुआ तो। क्या हो जाएगा यार सब्सक्राइब करने से, तो कर दिया करो, अच्छा लगता है दिल से। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा क्लास। सो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।